Hello students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today this is the next part of the class 10th fourth chapter agriculture, that is geography part. So we already discussed about the food crops and non-food crops, and we also discussed about the fiber crops like cotton, jute, hemp and the natural silk. So today's topic is technological and institutional reforms. According to book, it was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained usage of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि जानते हैं, हम प्रीवियस सेगमेंट में ये बात कर चुके हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से किया जा रहा है और नॉर्मल तरीके से किया जा रहा है, बिना किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या बिना किसी अदर इनपुट्स के किया जा रहा है। मतलब नेचुरली बेस्ड सारी टेक्नोलॉजी है। लाइक आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं, मानसून पर डिपेंड है। आज भी स्टिल 2020 इज़ देयर, तो आज भी कई रूरल पार्ट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो फार्मर्स हैं वहाँ पर ट्यूबवेल और लाइट की फैसिलिटी ना होने की वजह से मानसून पर डिपेंड है। जब रेनी सीजन आएगा तभी वो क्रॉप को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर को पर्टिकुलरली एक पेस नहीं मिल पाया है, जो डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था अब तक वो नहीं हो पाया है। ठीक है, सो फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज a serious challenge. Agriculture, which provide livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Thus collectivization, ठीक है, consolidations of holdings, cooperation and abolition of jamidari etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. देखिए कह रहा है इसीलिए जैसे जैसे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं ये हमें एक प्रेशर देती है कि हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारा कंट्री हर चीज़ के लिए इंपोर्ट करेगा चीज़ों को जो कि एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि इस चीज़ पर फोकस देने की ज़रूरत थी। इसीलिए क्या हुआ कि एक बात तो ये हो गई और दूसरी तरफ ये है कि हमारे इंडिया की 60% पॉपुलेशन आज भी, क्योंकि देखिए अनएजुकेटेड है, प्रॉपर जो है उनके पास स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए क्या है कि क्वालिटी नहीं होने के कारण और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना होने के कारण मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा रिटर्न हो रहे हैं, खेती कर रहे हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमारा ध्यान गया कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहिए। ये एक सीरियस जो है हमें बहुत ही सीरियसली डेवलपमेंट दिखाना था, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया था। यही वजह था कि कलेक्टिवाइजेशन, जो लोग कलेक्टिवली काम करते थे, और जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब जो अनाज वगैरह को इकट्ठा कर लेता है कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर और फिर बाद में उसके प्राइस बढ़ने पर उसको मार्केट में सेल आउट करता है। तो इस टाइप की चीज़ों को जो है, और ज़मींदारी प्रथा को, जो लोग बड़े बड़े गाँव के मालिक थे, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी, उन सभी को क्या कर दिया गया, ख़त्म किया गया और जो पुअर लैंडलेस पीपल थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इन सबको प्रायोरिटी दी गई और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चलाया गया। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, हमारा फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जिसे फर्स्ट 5-year प्लान कहते हैं, तो उसकी पहली प्रायोरिटी में था लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में ये था कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक तरीके से डेस्परेटिवली, कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, या कुछ पर लैंड थी भी तो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी उनके नीड। तो इस कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जिनके पास एक्सेस लैंड थी उसको उनसे लेके, ठीक है, पुअर लैंडलेस पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो आप देखेंगे द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट implementation was lacking or lukewarm. The government of India embarked upon introducing agriculture reform, improved
इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960s एंड 70s। देखिए कह रहा है लैंड रिफॉर्म तो किया गया, ठीक है, लेकिन क्या था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट रूल ना बनने के कारण ये कहीं ना कहीं लूज रहा, इसमें एक तरीके से पीछे रह गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 1960 और 70s में कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के स्टेप्स लिए, कुछ नए प्लान्स लेके आए। जैसे 1960s में एग्रीकल्चर को और हमारे जो प्रोडक्शन है उसको हाइक पर लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, इसके लिए एक प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि आप पहले से ही जानते हैं, द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवोल्यूशन और साथ ही साथ इसमें कई सारे अलग अलग ऑपरेशन चले, लाइक वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है इसे। मिल्क में हम जो थे अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हुए। ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमें HYV सीड्स और देख सकते हैं कितने सारे इनपुट्स दिए हैं। देखिए हैरो दिखाया गया है, यहाँ पर ट्रैक्टर दिखाया गया है, ठीक है, तो थ्रेशर वगैरह दिखाए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये सब मॉडर्न इनपुट्स थे, मॉडर्न इक्विपमेंट थे, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाई गवर्नमेंट ने, ठीक है। HYV सीड, हाई वैरायटी यील्ड जो सीड्स था वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि ज़्यादा फसल देने में कामयाब था, ठीक है। आगे देखिए, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज initiated to improve the lot of Indian agriculture, but this too lead टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान और भी चलाए ग्रीन रिवोल्यूशन के अलावा, लेकिन हुआ क्या, ये केवल काम कर पाए किस एरिया में, कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में। लाइक आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, इन और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन कुछ एरिया में ही ये जो है सक्सेसफुल रह पाया, इसका फुल बेनिफिट जो फार्मर्स को मिल पाया। लेकिन अदर एरिया जो थे वहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बात कही गई कि इन द 1980s एंड 1990s कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंट्रोड्यूस बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है। 1990s और 1980s में क्या किया गया, डेवलपमेंटल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए गए जो कि दोनों चीज़ों के लिए थे, टेक्निकल रिफॉर्म भी करते थे और प्रोविज़न ऑफ क्रॉप भी करते थे, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या था देखिए आप, इसमें था एक तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हुआ, नए नए इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कराए गए, लाइक FCI है आज की डेट में, ठीक है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या था देखिए, प्रोविज़न फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉथ, अगर सूखा पड़ जाता है तो आपकी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, इन किसी भी चीज़ से अगर किसी फार्मर की जो है फसल डिस्ट्रॉय होती है तो उसको कॉम्पनसेट किया जाने लगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक्स, देखिए ग्रामीण बैंक ओपन किए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज़, ठीक है। आप जानते हैं पहले से ही कि जो जमींदार लोग थे वो लोन जो थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कराया, रूरल बैंक्स इंट्रोड्यूस कराए, ग्रामीण बैंक लगाए, जहाँ पर 2% पर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो था लोन प्रोवाइड किया जाने लगा पुअर फार्मर्स को भी, ठीक है। आगे देखिए, तो ये देखिए एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई, ग्रीन रिवोल्यूशन और ग्रामीण बैंक ओपन करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना जो कि लो इंटरेस्ट रेट पर जो था फार्मर्स को क्या देती थी, लोन देती थी। साथ ही साथ एक और इंट्रोड्यूस किया गया किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये है नहीं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड को आप सर्च करेंगे, इसके बारे में डेटा आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर साथ ही साथ एक नया स्कीम भी लाया गया, PAIS, जिसको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम कहा गया, ठीक है। ये दो और प्लान चलाए गए। आर सम ऑफ द स्कीम्स, ये स्कीम्स हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो टेलीविजन। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP जिसे बोला जाता है, रिम्यूनरेटिव एंड procurement prices for the important crops to check the exploitation of farmers by the speculators and middlemen, ठीक है। मिडिलमैन और स्पेकुलेटर्स से बचाने के लिए, मिडिलमैन मतलब वो जो आड़ती लोग होते हैं जो फार्मर से एक ही बार में उसकी फसल खरीद लेते हैं लेकिन बहुत ही कम रेट देते हैं। फार्मर भी ये सोचता है कि एक ही बार में मेरी फसल बिक जा रही है, एक बार में कुछ पैसा आ जाएगा, तो वो फार्मर जो है स्पेकुलेटर को ही बेचना पसंद करता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा तो लंबा टाइम लगेगा और फिर उसको बैठना पड़ेगा पर्टिकुलर काम के लिए, तो इतना टाइम होता नहीं है फार्मर के पास, नई फसल भी उगानी होती है, तो इसीलिए
ये स्पेकुलेटर और ये मिडिल मैन जो है एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, उनका शोषण करते हैं, उनको प्रॉपर रेट नहीं देते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस कराया और एफसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप किया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इसी को बोलेंगे। एक अलग से एफसीआई बना दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये तय करता है कि क्या एमएसपी देना है और वही फसल किसानों की फसल को खरीद लेता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप यही स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप इस पैराग्राफ से बना लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में, राइट। तो ये सब रिफॉर्म्स किए गए, या पूछा भी जा सकता है व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आप ये सारी बातें बताएंगे, एफसीआई को इंट्रोड्यूस कराइए, केसीसी, पीआईएस, ठीक है, ये जो पीआईएस को इंट्रोड्यूस कराइए, ग्रीन रिवोल्यूशन को बताइए, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इन सब का आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो ये आंसर होगा उसका, ठीक। अब देखिए एक और टॉपिक है यहाँ पर, भूदान ग्राम दान। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, भूदान मतलब भूमि का दान, ग्राम दान मतलब गाँव का दान। ये है क्या, देखते हैं एक बार। देखिए ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये देखिए, इसको देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, इसमें से 1-2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज द स्पिरिचुअल हायर, ही ऑल्सो participate in the satyagraha as one of the foremost satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertake Padayatra to spread Gandhiji's message, covered almost entire country, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए गांधी जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि विनोबा भावे उनके जो है एक धार्मिक शिष्य हैं, एक आध्यात्मिक शिष्य हैं, मतलब आध्यात्मिक की शिक्षा लेते हैं। साथ ही साथ विनोबा भावे उनके गांधी जी के कॉन्सेप्ट से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ही अट्रैक्ट थे, वो था ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। तो गांधी जी के जो है अंतिम संस्कार के बाद जो है विनोबा भावे ने क्या किया, इस उनके मैसेज को जो था स्प्रेड करने के लिए वो पूरे देश में घूमे, पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट उन्होंने पद यात्रा करी, पैदल यात्रा करी, और लोगों से ये चीज़ स्पीच दे दे के लोगों को जो है इसके बारे में अवगत कराया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी। तो कह रहा है कि वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। Vinoba Bhave could not promise it to them immediately but assured them to talk with the government of India regarding the provision of land for them if they undertook cooperative farming, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही, जब एक बार क्या था, पोचमपल्ली में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, तो हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ ग्रामीण जो लैंडलेस पीपल थे, पुअर लोग थे, उन्होंने विनोबा भावे से ये बात रखी कि हमें कुछ ज़मीन दिलवा दीजिए, कुछ लैंड दीजिए, ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो पाए, ठीक है। तो देखिए लैंड की उन्होंने डिमांड करी, लेकिन विनोबा भावे ने उस टाइम पर तुरंत इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया, वहाँ पर कोई भी प्रॉमिस उन लोगों से नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि इस बारे में मैं गवर्नमेंट से ज़रूर बात करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए रेडी हैं तो मैं गवर्नमेंट से ये बात करूँगा। तो क्या हुआ, ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि सडनली तभी अचानक क्या हुआ, श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 80 लैंडलेस विलेजर्स। तभी उनमें से एक श्री रामचंद्र रेड्डी जो है खड़ा हुआ, जो कि जमींदार था, ठीक है, जिसके पास कई सारी लैंड थी। तो उन्होंने ऑफ़र कर दी 80 एकड़ अपनी ज़मीन ऑफ़र कर दी उन लैंडलेस पीपल्स के लिए, ठीक है। और द एक्ट वाज नोन एज, और यही एक्ट जो अचानक सडनली ये रामचंद्र रेड्डी ने ये एक्शन लिया, इसी को भूदान कहा गया, ठीक है। इस एक्ट को उनके क्या कहा गया, इस जो भी उन्होंने किया इसको कहा गया भूदान। लेटर ही ट्रेवल्ड, ठीक है, लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर द इंडिया। तो रामचंद्र रेड्डी ने भी फिर क्या किया, जो है पूरे कंट्री में घूमा और अदर एरियाज़ में भी अपने इस आइडिया को, गांव ग्राम दान या ज़मीन दान देने की जो बात है, इसको इंट्रोड्यूस कराया अदर लोगों के बीच में, ठीक है। अब देखिए, ऑनर्स ऑफ मैनी विलेजर्स ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंडलेस, इट वॉज नोन एज ग्राम दान। तो अदर विलेजर्स के बीच में पूरे के पूरे गांव को दान देने की बात कही गई, क्योंकि बेटा जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ गया कि जो अंग्रेज़ों के जो एक तरीके से आप चापलूस कह सकते हैं, या उस टाइम पर अंग्रेज़ों के टाइम पर जो अंग्रेज़ों को टैक्स कलेक्ट करके देते थे, जमींदार कहलाते थे, अंग्रेज़ों ने उनके नाम पूरे के पूरे गाँव के गाँव कर दिए थे, ठीक है। उनके पास एक एक जो इंसान, एक जमींदार हुआ करता था, वो 10-10 गाँवों के पूरे गाँव उसके अंडर में हुआ करते थे, उसका वो मालिक हुआ करता था। तो इसीलिए देखिए रामचंद्र रेड्डी जैसे जमींदार 80 एकड़
ज़मीन आप समझ सकते हैं 80 एकड़ ज़मीन जो है उसने दान करी होगी, तो मतलब पूरे के पूरे 3-4 गाँव उसने दान करे होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर ये जो बाद में वो तो भूदान एक्ट कहलाया रामचंद्र रेड्डी का, फिर उसने जो मैसेज डिलीवर किया और अदर कई सारे लोगों ने जब इस चीज़ को फॉलो किया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसको ग्राम दान कहा गया। ठीक है, लैंडलेस पीपल्स को गांव के गांव दान किए गए। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू पुअर फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। क्या था, गवर्नमेंट सीलिंग एक्ट भी ले आई थी। गवर्नमेंट ने फिक्स करा कि किसी को 10, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ओनली, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि 10 एकड़ से ज़्यादा किसी भी के पास लैंड नहीं रहेगी। तो 10 एकड़ से एक्सेस लैंड जिसके भी पास है वो गवर्नमेंट ने सील कर लिया, सीलिंग एक्ट के अंडर में, मतलब कब्जे में ले लिया, और फिर बाद में उस लैंड को, उस एक्सेस लैंड को पुअर पीपल जिनके पास कुछ भी लैंड नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस डर के मारे भी लोगों ने क्या किया कि अपने जानने वाले जो भी पुअर फार्मर हैं अपने गाँव के लोग, उनके नाम लैंड कर दी। ठीक है, ताकि सीलिंग एक्ट से बचने के लिए उन्होंने उनके नाम कर दी। ठीक, दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन द ब्लडलेस रिवोल्यूशन या मेक अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लडलेस रिवोल्यूशन, तो आप ये पूरा लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इस बारे में आज हम इसमें यही 2 टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।